अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान मुबारक। यौम पाकिस्तान मुबारक टू एवरीबडी। और सुबह से बहुत कुछ हो रहा है जी। आपको पता है कि ये इतना स्पेशल दिन होता है कि सुबह से तकरीबात स्टार्ट हो जाती हैं, फ्लाई पास्ट होता है, परेड होती है, मार्चिंग बैंड होता है, बहुत चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन आज सुबह सुबह हमें एक तोहफा भी मिल गया आज के दिन का, जो कि हम जल्दी से कह देते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। आपको पता है ना, हम हार गए अपना चौथा T20, जिससे हमने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। अभी हम उस पे तफसील से बात करेंगे। दिन का आगाज हुआ तोपों की सलामी के साथ, फिर परेड का एहतमाम हुआ, फ्लाई पास्ट हुआ। अभी भी आपको पता है मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को खुसूसी सिविल अवार्ड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ये हैं वो कुछ फ्लाई पास्ट के और मार्च के विजुअल्स जो एक हमेशा ही अजब मंजर पेश करते हैं, हमेशा ही आपके दिल में जज्बा और वलवला उजागर करते हैं। इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू वॉच। जबरदस्त। तो इस्लामाबाद हमारे तैयारों की घन गरज से गूंज रहा था। अच्छा, ये मरकजी तकरीब जो है ना, इफ़ यू आर अनअवेयर, तो आपको बता दें कि ये ऐवान सदर में मुनक़िद हुई थी और मुसल्लह अफ़वाज ने शानदार परेड का मुजाहरा किया, वो तो आपने देख ही लिया। जबकि आर्मी, नेवी, फ़ज़ाइया के दस्तों का मार्च पास्ट भी हुआ। F-17 थंडर, F-16 और मिराज फाइटर्स ने भी फ्लाई पास्ट किया, विच वॉज क्वाइट अमेजिंग। मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे, ये तो हम आपको एक प्रोफेशनली मेड दिखा रहे हैं ना वीडियो, लेकिन लोगों ने जो खुद अपने फोन से बनाई है, लाइक लिटरली गाड़ी में बैठे हुए, भाई कन्वेंशन सेंटर की छत से भी बनाई है। पीपल हैव बीन मेकिंग वीडियोस ऑफ इट फ्रॉम एवरीवेयर एंड देयर सो नाइस। रिहर्सल से ही वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं ना। इस्लामाबाद मार्च में अलग ही मंजर पेश कर रहा होता है। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के बैंड्स ने जबरदस्त धुनें बिखेरी फजा में, और देखिए सब महसूस हुआ। थोड़ी सी सुन लेते हैं ना। अच्छा चल रही नहीं, अच्छा ठीक है। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दिफ़ा मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने तकरीब में शिरकत की। मेहमान खुसूसी सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी थे। परेड का इन्होंने मुआयना किया। उधर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। आपको पता है, हमने बचपन से यही पढ़ा है कि ख्वाब जो है वो अल्लामा इकबाल ने देखा था, पाकिस्तान का तकमील उसकी कायदे आज़म ने की। अच्छा, यहाँ कराची में भी बाय द वे शामिल हैं। बिल्कुल, कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की। स्कूल कॉलेजेस में अलग एहतमाम हो रहा है और ये सिलसिला अभी चल रहा बहुत सी चीजें साथ हैं। रमजान भी चल रहा है, आज संडे, आज छुट्टी भी है। सो और एक चीज, क्या मैच भी था हमारा जो हम हार गए, और ऐसा वैसा नहीं हारे, बस समझ जाएं कैसे। इसके लिए वो एक लाइन है ना, एक दिन अर्श पर और अगले दिन फर्श पर, वो ये हमारी लाइन है, पाकिस्तान क्रिकेट की ये लाइन है। और पाकिस्तान क्रिकेट का इससे बेहतर कोई तारुफ जो है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एट द मोमेंट नहीं हो सकता। 21 मार्च को तीसरे T20 में जब हम कीवीज के खिलाफ जीते थे, बड़ी अच्छी हमने शानदार परफॉर्मेंस की थी, तो उसमें उम्मीद की एक नई किरण रोशन कर दी थी कि पाकिस्तान जो है वो शायद सीरीज में ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि जीत भी सकता है। मतलब कल तक हम यही बातें कर रहे थे, लेकिन सीरीज हम हार गए बाय द वे। हम सीरीज हार गए और उम्मीद का दिया जो है वो भी ऐसे ही एक दिन रोशन हुआ और अगले दिन बुझ सा गया। हम इसी पे बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अपने सबके प्यारे अहमद शहजाद साहब हैं हमारे साथ, और याहिया हुसैनी भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। अच्छा अहमद भाई, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि उस दिन भी आप हमारा साथ मौजूद थे, वैसे तो होते ही हैं, मतलब रोज ही आपसे बातें शातें हो रही होती हैं, लेकिन तो जब पर्टिकुलरली इस तरह की परफॉर्मेंस है ना, तो लोग कहते हैं, हमें लिख के भेजते हैं कि जरा अहमद भाई को तो फिर हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। अहमद, सबसे पहले तो ये बता दें कि हम जब तीसरा जीत लिया था हमने, तो वी वर वेरी होपफुल, और तीसरा बड़ा अच्छे तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से जीता था मैच। सो वी वर थिंकिंग ओके फाइन, वी आर बैक ऑन ट्रैक। लेकिन जिस तरीके से अभी आज हम हारे हैं, ऑलमोस्ट लग रहा था कि हमने तो खेला ही नहीं है। जी आपने ठीक बोला, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया। ठीक कहा आपने। देखिए उसके आपने तो रुला ही दिया है। कुछ बुनियादी मसले ये हैं। देखिए सबसे पहले तो आप रोज के मैच पे ना आप 250 चेज नहीं कर सकते, आपकी बॉलिंग को हैंड्स अप करने हैं। फिर आप देखें कुछ मैनेजमेंट की चीजें भी है, प्लेयर्स ने तो खेलना है लेकिन बैक एंड पे मैनेजमेंट की बहुत हाथ होता है। जिस तरह इस पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर अगर आप
के स्टैट्स देखेंगे तो अंडर लाइट्स तो दोनों इनिंग में थी, लेकिन जो दूसरी बारी होती है यहाँ बॉल बाउंस भी करता है, यहाँ बॉल स्विंग भी होता है। वहां पे टॉस जीत के पहले पाकिस्तान टीम का बारी जो है न्यूजीलैंड को देना, ये आई थिंक सबसे पहले गलती थी। और उसके बाद आप देखें कि शादाब और शाहीन ने दोनों ने 8 ओवर किया और 8 ओवर में गालिबन 100 स्कोर दिया एक दफा फिर से, और 49 जी। तो अब आप ये देख लीजिए कि जब आपके 2 बॉलर्स, और शादाब को आप मुझे बताइए कि किस बुनियाद पे आपने परफॉर्मेंस पे कमबैक करवाया। फिर शाहीन के साथ आप देख लीजिए आखिरी 2.5-3 साल के अंदर एज अ मैच विनर वो प्रोड्यूस हुए थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन 2.5-3 साल के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत डाउन है। ट्रैजेक्टरी हमें समझ नहीं आ रही थी, हम आपस में भी कर रहे थे बात कि व्हाट रियली हैपेंड। मतलब शाहीन जो खुद भी कहते हैं कि आई एम पाकिस्तान प्रीमियम फास्ट बॉलर, और इसमें कोई शक नहीं है, वो प्रीमियम फास्ट बॉलर की प्रीमियम परफॉर्मेंस जो हुआ करती थी, अब वो इतनी नोज डाइव कैसे चली गई? या ये फेज है, खत्म हो जाएगा? अक्सर बल्लेबाजों के लिए हम कहते हैं ना कि फेज है, खत्म हो जाएगा। या को भी कन्वर्सेशन में डालते हैं, और इसमें हम थॉट ले लें अहमद भाई का। इसमें कोई फेज खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा, कितना चांस देना है? 5 साल देने हैं। 5 साल तो अब्दुल्ला मैं आपको भी दे दूंगा, तो आपका भी कोई ना कोई फेज खत्म हो ही जाएगा। ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। आप लोग पेड प्रोफेशनल होते हैं, 4, 6, 8, 10 मैच तक तो समझ आती है, लेकिन 3-3 साल के फेज हम पहली दफा ही सुन रहे हैं। पहले इस टीम का फियर ऑफ फेलियर होता था, ये बहाना होता था, अब ये फेज खत्म नहीं हो रहा। तो ये फेज खत्म नहीं होगा। इंजरी के बाद बहुत फर्क पड़ा है, पेस डाउन हुई है, स्विंग जहां से स्टार्ट होता था वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेग स्टंप पे जा रहा है। आपके एक्शन में फास्ट बॉलर्स ने मॉडिफाई करने का मशवरा दिया, गलतियां बताई हैं, तो ये सारी चीजें जब पाइल अप हो जाती हैं तो अब आप अपने आप पे प्रेशर खुद ही डलवा रहे हैं, और जब आपकी रेप्यूट मैसिवली नीचे जा रही है तो फिर आपका कमबैक करना भी जो है मुश्किल हो जाएगा अगर आप यूं खेलते रहे, क्योंकि तो ये प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा सर्टेनली। अच्छा, बल्कि याह्या इसी बात से याह्या से भी कर, क्योंकि हम जो पहले ये बात कर रहे थे, शाहीन को आए हुए भी कोई बहुत अरसा नहीं हुआ कि जी हमने उनकी पीक देख ली और बड़ा अरसा उनकी पीक चली और अब उनका डाउनफॉल, नो नथिंग रियली। मतलब ही केम, उन्होंने पीक किया और फिर वो वीक हो गए। मतलब अब वो उस तरह सस्टेन नहीं कर पाए अपनी पावर, अपनी बॉलिंग पावर, अपनी स्टार पावर। जिस स्टार पावर तो खैर ये सारे अपनी सस्टेन कर ही लेते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंड टू हिम याह्या, क्या आपको लगता है ये बहुत क्विक नहीं था उनका जरा अंडर परफॉर्म करना भी? देखिए, आप लोगों का बोलना बनता है शाहीन की बॉलिंग के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, और एक तरफ अगर शाहीन पिट रहे हैं तो दूसरी तरफ बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा हारिस रऊफ ने किया, 3 उन्होंने आउट करके दिए, और इसलिए भी बात करना बनती है कि मॉन्टेनेग्रो में 9 विकेटें जो है वो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ने हासिल की है। इसी विकेट के ऊपर हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग की है। तो फिर शाहीन आफरीदी के साथ क्या मसला है, इस मसले को आइडेंटिफाई होना चाहिए। और ये सिर्फ एक शाहीन आफरीदी की वजह से आप मैच नहीं हारे। जिस तरह अहमद ने बात की, बिल्कुल बजा फरमाया कि भाई इस टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। शादाब खान उनको एक ऐसे मौके पर कप्तान बॉल करने के लिए लेकर आए जब बल्लेबाज चेंज हो चुके थे। आखिरी 2 ओवर उन्होंने बहुत अच्छे डाले, लेकिन 1 ओवर में उन्होंने 23 रन भी खाए। वो मोमेंटम बना, वाजे लगा कि अबरार, आज हालांकि अबरार भी पिटे हैं, लेकिन वाजे लगा कि उनकी सवाल ये होता है कि ऑप्शन क्या है? वो एज अ वाइस कैप्टन टीम में इंडक्ट हुए हैं, उसको नहीं लाएंगे तो फिर किसको लाएंगे? ये सवाल आता है लोगों के ज़हन में। देखिए, सिर्फ दीवार से सर टकराने को ये दिल चाहता है, इसलिए कि इस टीम में बहुत सारे लोग बोझ बने हुए हैं। आप अगर ग्राउंड की बात करते हैं तो शाहीन आफरीदी हो गए, आज शादाब खान हो गए। उनकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि जो टीम को उठाती। बाकी ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद यूसुफ मुझे नहीं लगता कि टीम के साथ होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस टीम के साथ अजहर महमूद को होना चाहिए। आप इस टीम की बॉलिंग को देख लीजिए, सिर्फ आज के मैच की बात नहीं है। बिल्कुल बजा फरमाया अहमद ने कि भाई हर रोज आपके बैट्समैन 200 करके आपको मैच नहीं जिताएंगे। आपकी बॉलिंग किधर जा रही है? आपने नसीब ऑप्शन हो सकती थी क्योंकि शादाब ने 49 रन खाए हैं, एक ऑप्शन हो सकती थी। और क्या ये नहीं हो सकता था कि शादाब की जगह सुफियान मुकीम को ले आए? मतलब उनको लेके तो हम वापस आ गए। बिल्कुल, तो हम अब अच्छी जगह एक जगह पहुंच ही गए थे, तो लेट्स पुट हिम देयर। अहमद भाई, आपकी राय? जी नहीं, देखिए उसामा मीर, देखिए लेग स्पिनर वो बहुत तगड़ा था उसामा मीर, हम जानते हैं उसको कंट्रोवर्शियल कर लिया। कुछ प्लेयर्स जो है ना, तो सही नहीं ना, जो बैठे थे उसको ले आते कुछ। हाँ जी, जो बैठे में तो है, तो उसमें से तो आप खिला सकते हैं, लेकिन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला। एक मैच रह गया, जहाँ एक मैच है आप शादाब को और खिला ले, जहाँ उनको इतने खिला दिए, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगली सीरीज से आपको शादाब को इंडक्ट करना है। आपको आकिफ जवेद, मूसा खान जैसे बॉलर्स को T20 के अंदर लेके आना है। आपको ये जो मैनेजमेंट के डिसीजन
इंडियंस हैं, देखिए 2 फास्ट बॉलर बैठे हैं ना, जिस तरह आकिब जावेद और अजहर महमूद हैं, अगर शाहीन में और दूसरे फास्ट बॉलर्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको मॉडिफाई कौन कराएगा, उसको ठीक कौन करेगा? मैंने तो नहीं यहाँ बैठ के या आपने करने। आप लोग किस चीज के लिए रखे गए हैं? कोचिंग क्या होती है? यही तो होती है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है ना मॉडिफाई और आइडेंटिफाई करके ठीक करें, अगर नहीं हो रहा तो बाहर निकालें। तो कोई ना कोई चीजें तो आपने गलत कर रहे हैं ना वहां बैठ के आप, तो ये सारी चीजें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो यही होता रहेगा। आपको देखें, एक मसला था आपके पास, वो था आपके टॉप ऑर्डर का, कि आप लोग आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ही आपने कुछ प्लेयर्स से हाथ उठाया, आप देखें आपके पास उस प्लेयर्स के 4 प्लेयर हैं उस जगह के। एक आपके पास साइम अयूब है, एक फखर जमान है, एक हारिस है, एक आपके पास जो है ना अब हसन नवाज आ गया। एक खुशी की खबर आपको ये बताता चलूं कि जिस प्लेयर को आपने खिलाया था साहिबजादा फरहान को, और उसको उसकी जगह पे नहीं खिलाते थे, और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके उसको ओपन कराई उस बच्चे को, जो कि नहीं करते किसी यंगस्टर्स के साथ। यंगस्टर को जब खिलाया जाता है, अच्छी कंडीशंस दी जाती हैं, होम में खिलाया जाता है, लेकिन उसको क्योंकि बाहर करना था, क्योंकि हमारे सीनियर उस जगह पे खेलते थे, उसको ऑस्ट्रेलिया खिलाया गया। वो लड़के ने 4 मैच यहाँ पे खेले अभी T20 के, 2 बड़ी सेंचुरियां की हैं और 2 50। तो आपका टॉप ऑर्डर तो शॉर्ट लग रहा है, लेकिन अब आपको फास्ट बॉलिंग पे काम करना है और आपको एक उसामा मीर को अंदर करना है, फिर ही जाके बात टॉप ऑर्डर। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं, वो तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये 2 भी हैं, फिर रिज और बाबर भी हैं, फिर फ़खर और साइम भी हैं। सो हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। सो हम याया आपकी तरफ भी आएंगे। सुफियान, अब आप क्या समझते हैं? शादाब अगला भी खेलेंगे, उसके बाद इनकी इंडक्शन एज अ वाइस कैप्टन, एज अ प्लेयर, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, या अभी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे शादाब को? सुफियान वैसे आज होते तो शायद कोई फ़र्क डाल देते। इतनी जल्दी आपकी जान छूटने वाली है नहीं। जिस तरह उनको आप पलकों पे बिठाकर लेकर आए, इतनी जल्दी आप उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर करेंगे नहीं। वाज़े तौर पर लग रहा है कि शादाब को इतनी जल्दी आपने टीम से शादाब तो किसी परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं आए वैसे। लेकिन शादाब पहले भी टीम में नहीं थे, अभी दोबारा से उनको डाला गया, वाइस कैप्टन बना दिया गया। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस उनकी अभी भी नजर आ गई कि इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो फिर क्यों हम सोचें कि इनको अभी भी हम देखेंगे और ये टीम का हिस्सा रहेंगे? या देखिए, बगैर परफॉर्मेंस के बहुत सारे खिलाड़ी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और ग्राउंड में जाकर वो एक्सपोज भी हो रहे हैं, लेकिन उनको बचाया जा रहा है, उनको खिलाया जा रहा है, और ये पहली बार हुआ नहीं है। तो इस तरह तो चलता रहेगा और हार जीत खेल के अंदर होती रहती है। हमारी जो टॉप ऑर्डर है उसने परफॉर्म किया, लेकिन सिर्फ और वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान टीम में, वो उनके टॉप ऑर्डर का है। पिछले मैच में एक ब्रिलियंट कैच हो गया था, तो फिन एलन आउट हो गए थे, साइफर्ट आउट हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने जो है वो धो डाला आपकी बॉलिंग को, और यहाँ पर आप बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सके। आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज आप मैच में या तो दूसरे को खत्म कर देंगे या खुद खत्म हो जाएंगे। आपको नजर आ रहा है, एक दिन आप आसमान के ऊपर हैं, दूसरे दिन आप जमीन के ऊपर हैं। इन चीजों को आप कैसे ठीक करेंगे? सिलेक्शन को ठीक करना पड़ेगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इतनी तनकीद के बावजूद भी ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं टीम के साथ जिनकी परफॉर्मेंस सिफर है, और उसकी रीजंस आपको और हमें नहीं मालूम। जी, आपसे, आप दोनों से हो, आप रोज हमसे करते हैं, आज मैं हुमा और अब्दुल्ला से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जब हम खेलते हैं, 10 मैच खेल जाते हैं, तो हमारे खिलाफ तो पूरी दुनिया की जो मैनेजमेंट होती है वो प्लान बना देती है कि हुमा की स्ट्रेंथ क्या है और अब्दुल्ला की वीकनेस क्या है। तो वो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को गेज करते हुए हमें बॉलिंग करते हैं। तो क्या हमारी मैनेजमेंट अभी तक फिल एलन या सैफर्ट के लिए कोई इस तरह की चीज नहीं, उनकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस गेज कर सकी कि हर मैच में वो आते हैं, हमें पटाई लगाते हैं, धूल फेंटा लगाते हैं? यू आर सो राइट, यू आर सो राइट कि हमने ये पहले भी सवाल एक्चुअली उठाया हुआ है कि क्या हम स्टडी करते हैं, ये होमवर्क कह लें, रिसर्च कह लें, या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, डू वी डू दैट कि हम चलें अपने ऊपर इतनी कंसंट्रेशन कर रहे हैं कि हम किससे खेलने जा रहे हैं? हमें अहमद भाई, हमें ड्राइंग रूम में बैठ के ये सवाल आता है और हम आपके सामने भी रखेंगे, और हम आप भी और याया आप भी सुन रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि अगर शाहीन नहीं परफॉर्म कर रहे तो हम शुरू के ओवर जो हारिस कर रहे हैं परफॉर्म, उनसे क्यों नहीं कराते? मतलब हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएं, हम और अगर वो मना कर दे तो हम मान क्यों जाते हैं? मतलब किसकी से चल रही है? जी अहमद भाई, डू यू हैव योर थॉट्स ऑन दिस? तो यहाँ पे देखिए, से आपके हेड कोच की ही चलती है इवेंचुअली, और किसकी चलनी है? बॉलिंग कोच है। यही तो बात कह रहे हैं कि आप हारिस को तीसरा ही कराना है या फलाने को 6वां ही करवाना है, इससे आप बाहर निकलते हैं। ऑर्थोडॉक्स
कप्तान ये चीजें करता है। हुमा, हम लोग जब कप्तानियां करते हैं तो हम लोगों को कोचिंग थोड़ी बता रही होती है कि आज ये कर लो, आज ये कर लो। सारी सारी रात हम यही सोचते रहते हैं कि कल क्या करना है या परसों क्या करना है, कौन सा बॉलर बैट्समैन कहाँ कंफर्टेबल है। तो ये कप्तान की चीजें भी हैं। आप लीडर से कितना एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए बहुत अहमद, लेकिन अब तो कप्तान भी बदल गए हैं। मतलब सलमान अली आगा से हमने खासतौर पे जो पिछली हमने परफॉर्मेंस देखी ऑफ द एंटायर टीम, मतलब द वे दे ऑल वर्क टुगेदर, हमें लग रहा था और है कि सलमान की वो सक्सेस थी एज अ कैप्टन, लेकिन वो बिल्कुल ही वो पासा पलट गया। और हमने इस आज एक मैच में आप सक्सेस नहीं कह सकते हैं। सलमान अली आगा इज वेरी न्यू। उनकी जो उन्होंने कई ऐसे कप्तानियां भी नहीं की हुई है, इतना वो टैलेंट उनका भी शो नहीं किया उन्होंने। उनकी तो खुद भी जगह मुश्किल थी, लेकिन 2 बैटिंग के साथ उन्होंने इनिंग्स अच्छी खेली है। इट डजंट मीन कि वो एक इनिंग में 3 डिसीजन ठीक करके जो कि ठीक बैठ गए वो बड़े जबरदस्त कप्तान बन गए हैं। आपको प्रूव करना पड़ता है सालों साल, फिर जाके जो है ना क्रंच पोजीशन में। अब जिस तरह की ये जो आप बातें कर रही हैं, ये जब वो करेंगे, इस टीम को निकालेंगे इस भंवर से, यंगस्टर्स को लेके आएंगे, टीम बनाएंगे, तब जाके आप कहीं प्रूव करते हैं। तो अभी तो आप बेसिकली कप्तान बने हुए हैं मेकशिफ्ट। अभी भी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर सलमान अली आगा कहेंगे जाके कि शाहीन भाई आप जरा बाद में आ जाएं और हारिस भाई को मैं पहले भेज रहा हूँ, तो उतना कितना कंफर्टेबल होगा उनके लिए सिनेरियो इम्प्लीमेंट कराना भी। मैं बताता चलूं कि इस खबर ये मिल रही है कि सलमान अली आगा ने शाहीन के अगेंस्ट वोट दिया था कि शाहीन मुझे जी सुना हमने भी यही था, लेकिन मुसद्दिक का इत्तलात इस बारे में नहीं पहुंची हम तक। जी या अब हम जाहिर है बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये आपके सामने हैं। वाइस कैप्टन जाहिर एक्सपीरियंस्ड हैं एज कम्पेयर टू आगा सलमान, अगर हम न्यू भी कह लें उन्हें, वो अपनी कोई इनपुट दे देते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और आप यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, ये आइडियाज मैनेजमेंट के जहन में नहीं आते। और इतनी बुरी परफॉर्मेंस और इतनी तनकीद के बावजूद, उनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्या करेंगे? के बावजूद भी अगर वही चल रहा है और मुबैना तौर पर लोग आ रहे हैं, किसी के कहने पे आ रहे हैं, किसी के नहीं कहने पे आ रहे हैं, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर तो किसी के कहने पे आ रहे हैं ना, यही अज्यूम करना बनता है। मैं कितनी जोर से खैखा लगा सकता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन इस बस के अंदर, जिसके अंदर बहुत लिमिटेड सीटें हैं, इस बस के अंदर वो खिलाड़ी जो कि आपका वाइस कैप्टन है उसकी जगह नहीं बनती। इस बस के अंदर अजहर महमूद की जगह नहीं बनती। इस बस के अंदर आपके बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की जगह नहीं बनती। मोहम्मद यूसुफ को आप नेशनल अकेडमी में भेजें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको बैट्समैनों की टेक्निक ठीक कराने के लिए भेजें। इतने बड़े वो बैट्समैन है, और जिस तरह आज आपके बैट्समैन शॉटें मार रहे थे, हारिस और हसन नवाज, हसन की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी हसन की, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद भी हमने कहा था शुरू में उनके बल्ले पे गेंद नहीं आती। अब्दुल्ला, एक मैच में आप किसी को हीरो नहीं बना सकते। हमारी क्रिकेट का यही अलमिया है कि एक मैच के ऊपर हम आसमान के ऊपर लेकर चले जाते हैं। हमारी क्रिकेट और न्यूजीलैंड की क्रिकेट में आप फर्क देखिए। न्यूजीलैंड ने सीरीज में आपको 3 बार हराया है, हमने 1 बार जीते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीते हैं। आज इस पिच के ऊपर आपके बैट्समैनों को बॉल ही नजर नहीं आ रहा था। इस पिच के ऊपर जहां न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो है वो तिगनी का नाच आपके इफ यू हैड एनालाइज्ड हिज सेंचुरी, वो भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाद में जाके ऐसा लग रहा था बेहतर हो रही थी। शुरू में तो वही हो रहा था जो पहले 2 मैचों में हुआ और आज भी हुआ, मतलब वो शॉटें लगाने की कोशिश करते हैं, इट डजंट वर्क आउट। अहमद, क्या मैं दोबारा से आपसे वही कह रहा हूँ हुमा और अब्दुल्ला, देखिए आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जीते रहे, हमारी बड़ी बड़ी विक्ट्री को आप उठाकर देख लें। एक परफॉर्मेंस के ऊपर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि बस जी ये खत्म हो गई बात। आप बात कर रहे थे अभी कि जी आप खिलाड़ियों को सिखाएं, बताएं कैसे करना है कैसे नहीं करना। मोहम्मद असीम जब डायरेक्टर क्रिकेट थे, उन्होंने हर खिलाड़ी का इंडिविजुअल परफॉर्मर बनाकर दिया था। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पर, और आपके जो बड़े खिलाड़ी हैं जो इस टीम में मौजूद हैं, उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है, we don't need this। तो आप अपना काम करें, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? अच्छा, मेरा ख्याल है हमने काफी क्लोजिंग थॉट्स अहमद शहजाद साहब। जी, तो फिर अगर मैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर हूं और मुझे इस तरह के जो है ना जवाबात मिले, आई स्वेयर मैं एक लम्हे के लिए उस प्लेयर को बर्दाश्त ना करूं। I'll be put aside। Then we'll wait for you to make your space over there because some of them do need to be put aside। अच्छा, वैसे एक बात बताइएगा, एक नया कप्तान की क्या हैसियत होती है इतने स्टार पावर के सामने, अहमद भाई? जबकि सुना ये कि कोचेस की बात नहीं सुनते हैं लोग। तो जी, सीनियर प्लेयर्स जो है ना वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रेजिस्ट करते हैं एशियन कल्चर के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम हमने अच्छे सीनियर प्लेयर्स भी देखे हैं जो अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सही तो बात यह है कि आप जब कैप्टन बनते हैं ना अब्दुल्ला, तो आपने अपना मेटल खुद प्रूव करना होता है, आप लोगों के सहारे अपनी किश्ती नहीं चलाते। जबरदस्त जी, ये तो 100 बातों की एक बात हो गई। बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत शुक्रिया आपका याया। हम अपनी टीम का भी शुक्रिया कर सकते हैं कि वो जीतते और
कुछ बेहतरीन। लेकिन अभी हम कहेंगे शुक्रिया पाकिस्तान, क्योंकि आज हम मना रहे हैं पाकिस्तान डे। पाकिस्तान डे और मनाते रहेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक लेनी है। अच्छा जी, मुल्क भर में आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान अचानक चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, तो वज़ीर आज़म ने फौरी एक्शन लेते हुए चीनी कार्टेल के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। उम्मीद थी कि चीनी की कीमत जो है वो पुरानी सतह पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शुगर मिल्स मालिकान से मुलाकात करके चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो तय करने पर इत्तेफाक किया, जो एक तरह से चीनी कार्टेल के सामने घुटने टेकने की ही मुतरादिफ था। बहरहाल अब देखना ये है कि मार्केट में इस रेट पर भी चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, और ये हम मिलकर देखेंगे। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले इस्लामाबाद। मरियम नवाज हमें बता रही है। मरियम, बताइएगा कि क्या हालात हैं और चीनी की क्या कीमत चल रही है? जी, वफाकी हुकूमत के ऐलान के बाद इस्लामाबाद में जो चीनी की कीमतें हैं उनको किसी हद तक कंट्रोल किया गया है। इस्लामाबाद में जो चीनी की फ़ी किलो कीमत थी वो 180 रुपये थी, जबकि अब रिटेल कीमत इस्लामाबाद में जो आम मार्केट में चीनी की है वो 170 रुपये फ़ी किलो है। उसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर है, जहाँ पर चीनी जो है वो 130 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन क्वालिटी का जो है वहाँ पर कुछ फ़र्क ज़रूर है जो आम मार्केट में चीनी है उसके मुकाबले में। उसके अलावा जो इस्लामाबाद में हुकूमत की जानिब से हाल ही में जो फैसला किया गया था, दावा किया गया था कि चीनी की कीमत को कंट्रोल किया जाएगा, उसके हवाले से अभी तक कंट्रोल पाया जाता है। इस्लामाबाद में जो चीनी की कीमत ख़रीद है जो कि दुकानदार ख़रीद रहे हैं वो 164 रुपये फ़ी किलो है, और जो कीमत फ़रोख्त है वो 170 रुपये फ़ी किलो है। पिछले हफ्ते या जो रमज़ान से पहले की कीमत थी वो चीनी की 140-130 रुपये फ़ी किलो तक थी, और उसके बाद एकदम से कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, उसके बाद उन्होंने कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म दिया था और हिदायत की थी कि तमाम जो है वो कीमतें कंट्रोल की जाएँ। इस्लामाबाद की हद तक तो ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत की एक रिट का मामला भी आ जाता है, तो यहाँ पर जो ECC के फैसले के बाद अब चीनी की कीमतों में कंट्रोल है वो किया गया है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो मार्केट प्राइसेस हैं ज़ाहिर है कि वो शुगर मिल्स मालिकान ने और दीगर जो चीनी के प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने तय करनी होती है, तो वहाँ से कुछ फ़र्क आ सकता है। लेकिन अभी तक जो ऐलान किया गया था और जो दावा किया गया था ECC के इजलास के बाद की कीमत की जो चीनी की कीमत है वो 159 से 164 के दरमियान इस्लामाबाद में कंट्रोल की जाएगी, वो कंट्रोल हमें आम मार्केट के अंदर फ़िलहाल नज़र आ रहा है। चलें, कंट्रोल है इस्लामाबाद में, लेकिन कंट्रोल इट इज नॉट बैक टू हाउ इट शुड हैव बीन। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इत्तलात ये थी कि तो ये बहुत आगे जा सकता था मामला अगर ये यहाँ पे भी ना। हाँ, तो नायब PM बीच में आए ना तो उनको वापस लेके जाना चाहिए था, या वहाँ समझौता कर लिया कि चलो 160-170 तक ही रख लेते हैं, जब 130-140 पे पहले बात थी। तो बात तो बनती ना जब पीछे लेके जाते हैं। इन एनी केस 170 मलिक हमारा इंतजार कर रहे हैं लाहौर में, उनके पास क्या अपडेट्स हैं उनसे जानते हैं। जी जवाब। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि लाहौर में जो चीनी का रेट है वो हुकूमती दावों ऐलानात के बावजूद उसमें कतई तौर पर कुछ भी कमी नहीं हो सकी। इस वक्त हमने मुख्तलिफ दुकानों का मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया तो वहाँ पर जो सूरत हाल हमें नज़र आई वो इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक थी। जो चीनी की इस वक्त मिल रही है वो 175 रुपये, 180 रुपये, और चंद एक जगह पर हमें आवाज़ आई थी अंदरून शहर और दूसरे इलाकों में 170 रुपये की, लेकिन वहाँ भी वो किलो, 2 किलो, 3 किलो दे रहे हैं, इससे ज़्यादा चीनी नहीं दे रहे। तो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट का फैसला किया था और उसकी वफाकी काबीना से मंजूरी ली थी, उसके असरात अब देख रहे हैं कि मार्केट पर मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं। एक तरफ किल्लत का रोना रोया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी जो 125 रुपये, 24 रुपये, आवाम को 130 रुपये दस्तियाब थी बड़ी 2 माह 3 माह पहले, वो इस वक्त उसकी कीमत जो है 170, 75 और 180 रुपये भी आवाम को आसानी से नहीं मिल रही। हमने इसके अलावा दूसरी दुकानों पर गए हैं तो वहाँ पर दुकानदारों ने तंग आकर छापों से, रेट से दुकानदारों ने ये चीनी बेचना बंद कर दिया है। अक्सर दुकानों पर इसकी किल्लत नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक। सो लिहाजा मरियम ने हमें इस्लामाबाद से बताया कि 170 हो चुके 170, और जवाद बता रहे हैं लाहौर में 180 तक बात गई हुई है। तो ये सूरत हाल है। ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक जी। अभी हम आपको लिए चलेंगे वाघा बॉर्डर लाहौर, जहां पर आज वैसे ही आपको पता है वो तकरीब तो शाम में होती ही है परचम उतारने की, लेकिन आज चूंकि 23 मार्च है इसलिए जोश वलवला जज्बा ही और है। तो आज तो कोई देखने वाला सीन है और भरी हुई है जगह। मैं बड़ी रिसेंटली अब्दुल्ला, आपको पता है कि यहाँ होके आई थी लास्ट ईयर एक्चुअली, और बड़ा इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया है। बहुत ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सकते हैं ऑन बोथ साइड्स, टू बी ऑनेस्ट, ऑन द इंडियन साइड एज वेल। बड़ी एनर्जी है इधर। शेर अच्छा पढ़ रहे
दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। मेरा ख्याल दुनिया में कहीं और ये मंजर नहीं होता जो ये जरूर वैसे देखना चाहिए। इफ यू आर नॉट इन पाकिस्तान विजिटिंग, या अगर आप पाकिस्तान में भी हैं और लाहौर जाएं तो ये जरूर आप अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद से हमें खबरें मिल रही हैं कि वहाँ चोरी डकैती की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हुआ है और पुलिस एक गैर मामूली क्रैकडाउन भी कर रही है। सो शहरी नताइज देखकर हमें बता सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों में, हम दिनों की बात कर रहे हैं, महीनों की नहीं, गाड़ियां चोरी होने, मोबाइल छीनने, घरों में चोरियां और डकैती की दर्जनों वारदातें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हुई हैं और गन पॉइंट्स पर बढ़ रहा है। जी, गन पॉइंट्स पर डकैतियां भी हो रही हैं। एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद शोएब खान हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब खान, जाहिर है कि इस्लामाबाद भी अब पहले जैसा इस्लामाबाद तो रहा नहीं। इस्लामाबाद की बाउंड्रीज खुल गई, इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई। पहले बेधड़क होकर लोग मोबाइल क्या कीमती जेवरात पहन के भी सड़कों पे गलियों में घूमते थे, कोई डर नहीं होता था। लेकिन अब वो डर खौफ इस्लामाबाद के शहरियों में आ गया है। क्या तब्दील हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉलिंग मी। मैं इसमें देखें ये जो क्राइम है, जो स्ट्रीट क्राइम है, स्पेसिफिकली टू टॉक अबाउट स्ट्रीट क्राइम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, आप इसको दुनिया के किसी भी हिस्से में ज़ीरो नहीं कर सकते। और बाकी इसके बाद रह जाती हैं पुलिस की एफर्ट्स। आपने जिस तरह आपने खुद ही आपने इसमें स्टार्ट में ये बोला भी कि एक तो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, दूसरा इसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी की जो बड़ी कंजेस्टेड आबादी है उसको सिर्फ एक हमारा एक IGP रोड है वो इसको अलग करता है। और सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंट हिस्ट्री में ही बिल्कुल रिसेंटली जो इस्लामाबाद पुलिस है इसके बड़े लाइव इनकाउंटर्स हुए हैं जो इनका स्नैचर्स और डकैतों के साथ हुए, जिसमें बाकायदा पुलिस मुकाबले हुए हैं और उसमें पुलिस के ऊपर फायरिंग की, फिर उसके जवाब में पुलिस ने आगे से रिटेलिएट किया, उसमें इनकाउंटर हुआ। उसमें जो स्नैचर्स थे प्रॉपर वांटेड स्नैचर्स जिनके ऊपर को 15-20 स्नैचर्स, कुछ ऐसे भी स्नैचर्स जो जिनके ऊपर 30-35 मुकदमा दर्ज थे, जो कि ऑल अक्रॉस KP मतलब जो बन्नू से ट्रैवल करते थे, फिर इस्लामाबाद आते थे सिर्फ स्नैचिंग के पर्पस के लिए, यहाँ आके छोटे से कोई होटल लिया और उस होटल के कमरे आके बुक किया, 3-4 दिन इधर रहे, इस्लामाबाद के अंदर इंटर हुए और फिर जो हमारी बिल्कुल बाउंड्री के एरियाज है लाइक विद इन 2 to 3 सेकंड्स इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन खत्म होती है, दे गेट एंटर इनटू रावलपिंडी। राइट, तो इस तरह हुआ। हाँ, उसमें वो बड़े मशहूर जो गैंग्स थे हमने बस्ट किए, उसमें उन्होंने डिफरेंट सिटीजन से उनसे स्नैचिंग की, फिर उसके अंदर लाइव रिकवरीज हुई, उनके वेपन बरामद हुए, फिर ड्यूरिंग इसी तरह स्नैचिंग रहा। लेकिन हम उसको मुकम्मल उसकी हम जो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग होती थी हम राउंड द क्लॉक कर रहे होते हैं। हमारी इस्लामाबाद पुलिस की जो प्रॉपर आप बहुत सी बातें बता रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड, लेकिन उसमें कुछ डिटरेंट तो होना चाहिए था इन द सेंस कि ये चीज़ें कम हो जाएं, लेकिन हम कमी नहीं देख रहे और यही हम बात भी कर रहे हैं। आपके मुताबिक कुछ फिगर्स बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में आई थिंक आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फिगर यू पीपल हैव, इट्स लाइक अ लिटिल बिट एग्जैजरेटेड। देखिए इसके ऊपर डायरेक्ट हमें जो हम अपना पुलिस किस तरह देखती है कि क्राइम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। पुलिस अपना क्राइम देखती है जिसके अंदर विदाउट पुलिस मतलब कि डाटा मेरे पास क्राइम ऊपर जाने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं देगा, वो आएगा डाटा मेरे पास आएगा 15 की कॉल से। 15 की कॉल ये है कि आप डायरेक्ट ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिस बंदे के साथ स्नैचिंग होगी या रॉबरी होगी या मोबाइल स्नैच कर लिया, रॉबरी या किसी को लूट लिया, डायरेक्ट 15 के ऊपर सबसे पहले कॉल करेगा। उसका एक डेली जो है उसका एक डाटा मेंटेन किया जाता है। अगर आप उस डाटा का कंपैरिजन करें या तो आप पिछले महीने के साथ कर ले या पिछले महीने के साथ नहीं करते, अगर पिछले साल इसी महीने के साथ करेंगे तो उसमें जो क्लियर कट डिक्रीज है वो आपको उसके अंदर नजर भी आएगा। और डिक्रीज भी इस तरह नहीं नजर आएगा कि 50% कम हो गया या मतलब इस तरह, बल्कि जो डाटा है वो जो डिक्रीज इन क्राइम आया वो 70-80% तक कम आया। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं जस्ट आई एम गिविंग, मैं आपको उसकी जी सर सॉरी रमजान टू रमजान अगर कंपेयर करें, क्योंकि रमजान स्पेसिफिक भी वारदातें बढ़ जाती हैं, ईद के दिनों में लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, कैश होता है इनके पास। सर आपके यहाँ पे देखिए अब हर चीज़ छुप सकती है लेकिन मीडिया से तो कोई चीज़ नहीं छुप सकती। आप मीडिया के सामने तो सब कुछ आ जाता है। मेरा आप उसको बिल्कुल आपके रिपोर्टर्स जहाँ पे उनको आप फ्री हैंड दे के रमज़ान टू रमज़ान आप कंपैरिजन करें कि इस रमज़ान के अंदर ये जो रमज़ान है, जैसे फर्स्ट रमज़ान है एज एन SSP ऑपरेशन हेयर इन इस्लामाबाद, आप इस रमज़ान को पिछले किसी भी रमज़ान के साथ कंपैरिजन करके देखें। उसकी वजह ये नहीं है कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, उसकी वजह उसके पीछे जो स्ट्रैटेजीज हैं वो इंप्लीमेंटेशन डेली बेसिस पे अराउंड 4 to 5 सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन हो रहे हैं जो
होटल्स हैं वो चेक हो रहे हैं। अराउंड 54 रैंडम स्नैप चेकिंग्स जो डिफरेंट टाइमिंग्स में, लाइक 2 से 3 बजे या 5 से लेके 7 बजे या रात को 9 से लेके 10 बजे तक ऑन ग्राउंड 54 स्नैप चेकिंग होती है। ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ दिन से हम ये भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस हर शाम दर्जनों बल्कि सैकड़ों जराइम पेशा, मुश्तबा अफराद, बेकारियों की गिरफ्तारी का एक ऐलान जारी करती है। तो क्या ये क्रैकडाउन है? दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये इसी सिनेरियो में किया जा रहा है कि आगे ईद करीब आ रही है, जितना ये कबाड़ उठाने वाले होते हैं, जितना अभी रिसेंटली मैं आपको सिर्फ ये पिछले 3 से 4 दिन पहले की बताऊं, हमने अराउंड 37 जो बकारी थे F6, F7, G6, G7, G8, F9, 10, 11 के जो चौकों से उठाए, तो उसके अंदर से 17 जो बकारी थे वो सिर्फ वो अफगानी थे और ये स्ट्रीट्स के ऊपर मौजूद थे। तो उनके ऊपर क्रैकडाउन हमारा बड़ा सख्त है। फिर उसके बाद होता यह है कि इस्लामाबाद के अंदर मोस्टली लोग सेटलर्स होते हैं जो ज़्यादातर जब ईद आती है तो वो अपने घर छोड़ के चले जाते हैं। तो राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग इधर है, पुलिस की किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है। ऑफिशियल कांस्टेबल से लेके IG तक हम सब लोग ऑन रोड्स होते हैं। लेकिन मैं इसमें देखें, इसमें आप ये भी चीज़ देखें, इस्लामाबाद पुलिस ने अभी SCO करवाया, उसके बाद ये ICC चैंपियनशिप आई वो इस्लामाबाद पुलिस ने कराई। फिर और ये राउंड द क्लॉक इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग के अंदर ये इस्लामाबाद पुलिस की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। फिर उसके बाद इन सब लोगों को रोकने के लिए ये जो चोरियां करेंगे या घरों में, तो इसके लिए प्रॉपर ईद का एक पेट्रोलिंग प्लान बना हुआ है। रमजान बाजार है, पेट्रोलिंग प्लान बन गया है और सेटलर्स ज़्यादातर सेटलर्स हैं इस्लामाबाद में। आपने कहा कि उसके लिए आपका प्लान है कि जब लोग घरों को जाएं, अपने आबाई इलाकों को जाएं, तो उनके घर पीछे से महफूज रहें। थैंक यू मोहम्मद शोएब खान, SS ऑपरेशंस। अभी हम दोबारा से आपको लिए चलेंगे वाघा बॉर्डर लाहौर, जहां पे भाई नहीं क्या वलवला अंगेज मंजर और आपको पता है यहाँ का म्यूजिक, गाने, मतलब ये एक बड़ा माहौल है। ये तकरीब अभी जारी है। अच्छा, we'll see you in the second hour. वेलकम बैक। कत्ल केस की बात कर लेते हैं जिसके मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान की जानिब से अदालत में अपने जुर्म के एतराफ़ और फौरी इनकार की तकरार कल भी जारी रही। अदालत में बयान रिकॉर्ड कराते वक्त अरमगान ने कहा कि उसने मुस्तफ़ा को ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किया। मजिस्ट्रेट ने खबरदार किया कि वो अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म कर रहा है, तो अरमगान ने फौरी जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि उसने तो सिर्फ गाड़ी के अगले हिस्से में आग लगाई थी। अल्लाह चाहता तो मुस्तफ़ा आमिर को बचा लेता, मगर उसके नसीब में ही मरना था। मतलब बेसिकली ये बातें हो रही थी, अंदाज़ा करें। और मुल्जिम ने यह दावा भी किया कि पुलिस की जानिब से उस पर काला जादू करवाया गया, पुलिस की जानिब से और काले जादू की वजह से जिस्म में दर्द होता है। और इस पर अदालत ने कहा कि मुल्जिम की जहनी हालत जो है ऐसी नहीं कि एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया जा सके। अच्छा, जिसके बाद अदालत ने पेशी का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी करते हुए मुल्ज़िम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी तरफ आपको बताएं कि केस में कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़र मेहदी को नामालूम अफराद की जानिब से धमकियां मिलने का इंकशाफ हुआ है। सोचिए, कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने धमकियां मिलने की तस्दीक करते हुए बताया कि धमकियों से मुतल्लिका हुक्काम को आगाह कर दिया है। मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी आज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्ज़िम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। बहरहाल अरमगान की जानिब से ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त न होने का तासुर देना कोई नई बात नहीं है। माजी में भी नूर मुक़द्दम कत्ल केस के मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र ने ज़हनी मरीज़ साबित करके ख़ुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में पुलिस को होशियार रहना होगा कि ऐसी कन्फ्यूजन में बना बनाया केस कहीं बिगड़ ना जाए। और नॉर्मल माइंड तो आप वैसे ही उसका ना समझे ना, जो शख्स किसी का कत्ल कर रहे हैं तो वो नॉर्मल तो वैसे ही नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको कोई एबनॉर्मल है या कोई मेंटल इश्यूज है या कुछ है और इस वजह से उसने किया है। नहीं, उसने अपनी वजह से कत्ल किया था। अमीन अनवर है हमारे साथ ही, वो कवर करते रहे इस कार्रवाई को। अमीन, अब सुना था कि अरमगान ने खुद कहा जज साहब को कि मैंने जुर्म किया, ज़ाती रंजिश पर इसका कत्ल हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ अदालत में?
जी बिल्कुल, मुल्जिम अरमगान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के सामने ये कहा था कि वो एतराफ़ जुर्म करना चाहता है, जिसके बाद पुलिस ने उसे कानून के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में गुज़िश्ता रोज़ पेश किया था, जहां पर पहले तो मुल्जिम ने कहा कि उसने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल किया है, लेकिन जो भी हुआ है वो अचानक हुआ है, प्री प्लान कुछ नहीं था। लेकिन जब उसे दोबारा बताया गया कि वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने है और उसका ये बयान तहरीरी तौर पर लिखा जा रहा है और ये बयान जो है वो एज एविडेंस उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बाद मुल्जिम ने कहा कि उसने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है और उसने गाड़ी की फ्रंट साइड पे आग लगाई थी और अगर अल्लाह ताला चाहते तो मुस्तफ़ा आमिर को बचा लेते, मगर उसकी मौत लिखी थी और वो नहीं बच सका है। फ्रैंकली अदालत को ऑफेंड हो जाना चाहिए था ऐसी बातों पे, जहां वो एडमिट कर रहा है लेकिन जैसे ही उसको याद दिलाया जाए तो वो एकदम बदल जाए। तो जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं इस वक्त, जो आप हमें बता भी रहे हैं, लगता है कि अदालत भी इस लेफ्ट राइट बयान बदलने, तमाशे लगाने से तंग आ चुकी है। तो ऐसा ही हो रहा है और क्या करना है? बज़ाहिर यही लग रहा है अब तक जो हमने केस में पेशरफ देखी है उससे यही नजर आता है कि मुल्जिम जो है वो लेफ्ट राइट करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को बचाने के लिए बार बार बयानात बदल रहा है। ताहम अब जो है वो इस केस में जो फाइनल आप कह सकते हैं कि मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म नहीं किया, लेकिन कुछ हद तक उसने ये माना है कि उसने कत्ल किया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो अचानक हुआ है, कुछ प्री प्लान नहीं था। जिसके बाद अब देखना यह है कि जो चार्जशीट आती है इस केस में मुल्जिम के खिलाफ, जो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगी उसमें जब मोबाइल फोन का फॉरेंसिक होगा और इसके अलावा जो लैपटॉप से उनके फॉरेंसिक होगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि ये प्री प्लान मर्डर था या अचानक था। तो जब केस की चार्जशीट आएगी तो मजीद इंकशाफात उसमें सामने आएंगे। अच्छा, अब अमीन, एतराफ़ जुर्म तो मिला नहीं, अब मुकम्मल तफ्तीश होना अभी बाकी है, तो क्या प्रोसिक्यूशन वाले अभी पुरएतमाद हैं या उन्हें कुछ परेशानी नज़र आ रही है इस मामले में? प्रोसिक्यूशन के जो जराए हैं उनकी तरफ से गुज़िश्ता रोज़ का जो इक़दाम है तफ्तीशी अफसर का और इन्वेस्टिगेशन पुलिस का, उस पर खासे सवालात उठाए जा रहे हैं। प्रोसिक्यूशन जराए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुल्जिम अरमगान को एतराफ़ी बयान के लिए पेश किया जाना था, तो उस पर केस के जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जुल्फ़िकार अली अराई, उन्हें एतमाद में लिया गया, ना ही जो कायम मकाम इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है मुंतज़िर मेहदी, उनसे कोई मुशावरत की गई तफ्तीशी अफसर की जानिब से कि मुल्जिम को एतराफ़ी बयान के लिए ले जाया जा रहा है। हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि जो उस डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे वो भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो छुट्टी पर थे, लेकिन उसके बावजूद तफ्तीशी अफसर और इन्वेस्टिगेशन हुकाम ने जो है वो मुल्जिम को एतराफ़ी जुर्म के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। तो हम ये ज़राए ने इस बात की ज़रूर तस्दीक की है कि प्रोसिक्यूशन को इस तमाम मामले से जो है वो लाइल्म रखा गया है और इस पर खासी जो है वो आप कह सकते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन जराए हैं उनकी तरफ से काफी मायूसी का इजहार किया जा रहा है पुलिस के इस इक़दाम पर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमीन अनवर हमसे बात कर रहे थे। आई वाज जस्ट गोइंग टू द न्यूज़, जब इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक कत्ल का जिक्र हुआ था जो यूके में हुआ था, पिछले साल हुआ था, और उसमें बता रहे थे कि अब सज़ाएं हुई हैं और पता नहीं कि 46 ईयर्स सज़ा मिली है एंड ऑल दैट। आई वोंट गेट इनटू डिटेल, लेकिन मुझे बड़ा ही रश्क आ रहा था कि वहाँ कुछ होता है और विद इन मंथ्स उसकी पूरी अदालती कार्रवाई होती है, सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, वो चैप्टर क्लोज होता है, आगे जाते हैं और फिर नेक्स्ट। हमारी तो ये मतलब चलता ही रहता है, सालों कोई ना कोई लूप होल ढूंढे जाते हैं बचाने के लिए या कुछ करने के लिए, उसके बाद हज़ारों चीज़ें हो जाती हैं, कभी किसी चीज़ का कोई फ़ैसला एंड में उस तरह डिसाइसिव फ़ैसला नहीं निकलता या फिर वो रहे, उसके बाद अपीलें आ जाती हैं। मतलब ये प्रोसेस जो है हमारा बहुत लंबा है और बाहर के मुल्कों में इट्स सो क्विक, और जस्टिस शुड बी वेरी फेयर एंड क्विक ऑल्सो, इट शुड बी फेयर, मतलब दैट्स द होल आइडिया। तो ये थी एक बात। अब वापस मतलब चीनी पे आ जाए, 20 साल नहीं लग जाने चाहिए मुकदमात, और लगते हैं इधर, लगते हैं ट्रेजेडी। अच्छा जी, हम चीनी की कीमतों का मालूम कर रहे थे, मुल्क भर में क्या सूरत हाल है। क्वेटा जाना है हमने और शहाब उमर हमें बताएंगे कि वहाँ कितने रुपए किलो चीनी दस्तयाब है। लेट्स सी।
आज ही हुकूमती ऐलानात के बावजूद क्वेटा शहर में चीनी की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के इलाके मस्जिद रोड पे, जहाँ पे होलसेल मार्केट और दुकानें मौजूद हैं और फ़ी किलो होलसेल जो रेट है यहाँ पे चीनी की 167 रुपये में दस्तयाब है। और जो होलसेल दुकानदार हैं उनका ये बताना है कि चीनी वो सिंध और पंजाब से यहाँ पे मंगाते हैं और उन्हें महंगी चीनी मिल रही है, इसलिए वो सस्ती इसको नहीं बेच सकते। दूसरी जानिब जो यहाँ पे रिटेल मार्केट है, फ़ी किलो चीनी 175 रुपये से 180 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। जो शहरी हैं महंगी चीनी ख़रीदने वाले, उनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि जिस तरह दावा किया जा रहा है कि चीनी की कीमतों में कमी आई है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है और उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो सरकार है अपने मुकर्रर करदा निर्ख के मुताबिक चीनी शहरियों को फराहम करे। जी सो ये है सूरत। अच्छा जी, जल्दी से फिर आपको मुल्तान भी ले जाते हैं। सालिया मलिक हमें बता रही हैं वहाँ से। जी, मुल्तान में भी रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे तक जो महंगाई माफिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया था, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से काफ़ी ज़्यादा छापे मारे गए हैं और महंगाई माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं। और हुकूमत पंजाब से की जानिब से जो रेट फ़िक्स किए गए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, उनसे ज़्यादा पे फ़रोख्त करने पर उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया और इस वक्त 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। और अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी की कीमत जो थी वो 185 और 190 तक जो है वो पहुंच गई थी और काफ़ी जो है वो महंगी चीनी फ़रोख्त की जा रही थी। लेकिन अब जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से 164 रुपये फ़ी किलो जो है वो चीनी की कीमत फ़िक्स कर दी गई है। और काफ़ी ज़्यादा छापे मारने के बाद, कार्रवाइयाँ करने के बाद जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी काफ़ी हद तक कामयाब है और जो दुकानों पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो चीनी है वो हुकूमत की फ़िक्स करदा जो प्राइस है 164 रुपये फ़ी किलो, उसी में फ़रोख्त की जा रही है। और लोग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो अब रेट फ़िक्स किया गया 164 रुपये, ये इसी पे ही फ़रोख्त की जाएगी और मुसलसल जो है वो महंगाई में इजाफा नहीं होगा। चलें, लोग तो पूरी उम्मीद है, लेकिन कुछ ज़िले इंतज़ामिया ने कार्रवाई भी की है। अभी हम पेशावर जाएंगे और बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर अशरफ रोड यहाँ पर होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर चीनी की कीमतों की अगर हम बात करें तो चीनी की कीमतों में कोई कमी ना आ सकी और जो हुकूमती वादे थे वो सारे ही खोखले निकले और हुकूमत आवाम को कुछ रिलीफ न दे सकी। रमज़ान से कबल की अगर हम बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम इंतज़ामी अफसरान और डिप्टी कमिश्नर्स को तलब किया था और एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये उन्होंने हिदायत की थी कि रमज़ान में खुदसाख्ता महंगाई जो है वो ख़त्म की जाए और जो कीमतें हैं, जो खुदसाख्ता कीमतें बढ़ाई गई है अशया खुदनोश की, उनको कम की जाए। लेकिन रमज़ान में चीनी की अगर खुसूसी तौर पर हम बात करें तो रमज़ान में चीनी की कीमतें जो है वो इस वक्त 180 रुपये फ़ी किलो आम मार्केट में पहुंच चुकी है और चीनी इंतहाई महंगी फ़रोख्त की जा रही है। शहरी इंतहाई परेशान और कहते हैं कि रमज़ान में चीनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है मशरूबात में, फ्रूट चाट्स में, चाय, कहवा और दीगर इस तरह चीज़ों में चीनी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। तो रमज़ान में कम से कम इन कीमतों को कम कर लेना चाहिए था, लेकिन सूरत हाल ये है कि आम जो शहरी है वो कहते हैं कि हम अब चीनी को नहीं खरीद सकते और दिन ब दिन इनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। पेशावर में इशूज़ हैं, वहाँ लोग मुश्किल में हैं। थैंक यू दानियाल। थैंक यू। और राइट, ये हमने ऑल अक्रॉस आपको लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, मतलब हर जगह कोयटा से बताया है कि क्या चल रहा है। तो वैसे तो 164 रेट सेट किया गया है, लेकिन 180 तक भी बिक रही है चीनी। मूविंग ऑन, 170 175 तो नॉर्मल है। हाँ। नॉर्मल चल रहा है। मूविंग ऑन जी, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के ताने बाने जो हैं वो सरहद पार अफगानिस्तान से मिलना किसी से ढका छुपा नहीं है और दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से सरदमुहरी भी पाई जाती है। लेकिन इसमें एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक खान के हालिया दौरा अफगानिस्तान में अहम मुलाकातें हुई हैं और फरीकैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा रहा है कि अफगानिस्तान से मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाएँ। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी के दौरे के बाद उनका शिकवा भी किसी हद तक कम हो गया होगा। होपफुली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल हों। हमसायों से ऐसा ही मामला रहना चाहिए। अब दहशत गर्दी के खात्मे में अफगान हुकूमत ताउन करे, हम उम्मीद यही करते हैं और मुस्तकबिल में हमारे साथ नेशन में नजर आए। इस पर बात करेंगे। अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ हैं, रेजिडेंट एडिटर द न्यूज़ पेशावर। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बहाली मौजूदा सूरत हाल में
कितनी अहम डेवलपमेंट है जो हालिया दौर है। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी वजह ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी चल रही है, काफ़ी टाइम हो चुका है और एतमाद का भी फुकदान है। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बातचीत का आगाज़ किया जाए। इस हवाले से ये जो सादिक खान साहब का दौरा है, मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा उमूर और दीगर मामलात पर बातचीत हुई है। एक तो ये था कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ और फिर उसके अंदर ये वाज़े कर दिया गया कि अफ़गानिस्तान को ये मैसेज दे दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई दहशतगर्दी होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी अफ़गानिस्तान पर आयद होगी, क्योंकि जितने भी TTP के लोग हैं, जितने भी BLA के लोग हैं, वो तमाम के तमाम अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ से तमाम प्लानिंग की जाती है और वहाँ से जो यहाँ पे टीमें भिजवाई जाती हैं, तश्कीलें की जाती हैं, वो अफ़गानिस्तान से होती हैं। इसलिए ये तमाम मामलात बैठकर हल करने की ज़रूरत थी। अच्छा, अब ये बताइएगा अरशद साहब के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हो, अफ़गानिस्तान क्या करे कि वो जो एतमाद का फुकदान जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे वो कुछ बहाल होना शुरू हो और मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ? ये जो वाक़यात हो रहे हैं बॉर्डर पे और वहाँ से ये बात मुज़ाकरात में इस चीज़ को उठाया जा रहा है कि ये जो मामलात हैं दुरुस्ती की जानिब जाने चाहिए और ताल्लुकात तब बेहतर होंगे जब एतमाद की फ़ज़ा बहाल होगी। और एतमाद की फ़ज़ा तब बहाल होगी अगर अफ़गान हुकूमत जो लोग मुलव्वस हैं पाकिस्तान में कार्रवाइयों के, उनको पाकिस्तान के हवाले करे या उनको वहाँ पे जो रोका जाए कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में यहाँ पे दहशतगर्दी ना करें और यहाँ पे अपनी टीमें वगैरह तश्कील ना दें, ना भिजवाएं यहाँ पे। अच्छा, इस सारे सिलसिले में अगर अफगानिस्तान का रवैया बदलता है तो पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली एक स्पेस तो मिलेगी। तो ऐसी सूरत में क्या अफगान मुहाजिरीन वाली जो वापसी वाला सिलसिला है उसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान को कोई नरमी दिखानी चाहिए या दिखा सकता है? देखिए, बात यह है कि ये तो हमारी इकोनॉमी पे भी बोझ है, लेकिन इसके लिए एक पॉलिसी मेरा ख्याल में बनानी चाहिए। अगर पूरी दुनिया में हमने देखा है कि बिजनेस वीज़े भी दिए जाते हैं, एजुकेशन वीज़े भी दिए जाते हैं, मेडिकल के वीज़े भी दिए जाते हैं, तो अफगानिस्तान का तकरीबन तमाम दारोमदार पाकिस्तान पर है, तमाम इन्हिसार पाकिस्तान पे है। ट्रांजिट ट्रेड आप देख लें, 27 रोज़ बंद रही तो अफगानिस्तान में अशिया की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई। तो इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इसी वाले से हम कहते हैं कि बड़े अहम हैं कि अगर ये अफगान माजरीन को भिजवाना भी है तो इसमें थोड़ी सी नरमी इस हवाले से हो सकती है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता और भिजवाया जाए और उस डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया जाए। अगर आपने एक ही दिन में तमाम 8-9 लाख लोगों को भिजवा दिया तो अफगान हुकूमत तो ये बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है कि वो इतने बड़ी तादाद में लोगों को नहीं बसा सकेंगे, लिहाजा उनको मुश्किलात हैं, फाइनेंशियली भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उनको मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये दो तरफा मामलात हैं, यकीनन पाकिस्तान भी चाहेगा कि अफगानिस्तान भी उसके साथ उसी तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाए जिस तरह पाकिस्तान उससे दोस्ती चाह रहा है। शुक्रिया आपका अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ मौजूद है। अफगानिस्तान भी ये चाहेगा, बहुत सारी चीज़ें उनकी हम पे डिपेंडेंट हैं, हमारा अमन व अमान, हमारा सुकून, हमारे बॉर्डरिंग सूबे हैं वो उनकी कारकर्दगी पे डिपेंडेंट है। सो जब हमसाए होते हैं तो कोऑर्डिनेशन ना हो और थोड़ी सी यही होता है जो हो रहा है, और वरना थोड़ी सी गिव एंड टेक हो तो मामले ज़रा बेहतर भी हो सकते हैं। मतलब ये जो अफगानिस्तान के लोगों को वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है उस पर भी बातचीत हो सकती है अगर वो वाकई जेन्युइनली ये समझते हैं कि हम 8-10 लाख लोगों को हम अकोमोडेट नहीं कर सकते एकदम से। लेकिन उसके लिए मतलब ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए जहां ये डायलॉग हो सके, जहां एक तरफ अगर ऑपोजिट चीजें हो रही हों, कार्रवाइयां हमारे सूबों में हो रही हों दहशतगर्दी की और उसके ताने बाने उसी सरजमीन से जुड़ते हों तो फिर तो एतमाद बहाल होना मुश्किल होता है। लेकिन होपफुली कि जो हालिया दौरा है इससे कुछ मामलात में बेहतरी आएगी। वी शैल हैव टू वेट एंड सी। हाँ, एंड वी शुड होप फॉर दैट टू। अभी हम ब्रेक लेंगे, कुछ देर में वापस आ रहे हैं। नाउ दिस इज सो इंटरेस्टिंग। ये आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का सेगमेंट लगेगा। कुरान पाक को समझना हर मुसलमान की ज़रूरत भी है और ख्वाहिश भी है।
और ये काम कितना आसान हो जाएगा अगर हर आयत को एक तस्वीरी शक्ल में समझाया जाए। मारूफ खतात हैं, आर्टिस्ट हैं आमिर रज़ा, उन्होंने ये काम कर दिखाया है और अपनी ज़िंदगी के 34 साल इस मिशन को देने वाले हैं। इस कैलीग्राफर के फन पारे जो हैं वो दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुके हैं, बल्कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रंगों के जरिए कलाम पाक की मंजर कशी करने का ख्याल इन्हें कैसे आया, अब मजीद क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो हमें एक्सप्लेन करें। वैसे तो आप साहब तस्वीरें देख रहे हैं, इस्लामाबाद से इन्होंने आमिर रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्लीज़ हमें समझाइए कि 34 साल आपने इस काम को, इस मिशन को दे दिए, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? जी थैंक यू वेरी मच। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक ख्याल का सफ़र है कि ऐसा ख्याल जो 34 साल पहले मुझे आया, मगर उस ख्याल के सफ़र के अंदर रंगों से और कुरान मजीद को समझते हुए, ठीक है ना, ये सफ़र अल्लाह का शुक्र है अभी आपके सामने है। इसमें सबसे बड़ा जो बुनियादी मकसद था कि हम किसी भी तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं, हमारी कमिंग जनरेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन जो टूल्स हैं उसके तहत दुरानिया बातचीत का, ठीक है, घंटों से मिनटों पे आया, मिनटों से वो सेकंड्स के अंदर आ गया। तो उस सेकंड्स के हवाले से कि हम कोई ऐसे टूल जनरेट करें कि जो उनको फ़ौरन जो है ना क्लिक करें और उनको माइंड ग्रिप हो कि वो कुरान मजीद को समझने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ मीडियम और टूल फॉर द एजुकेशन ऑफ कुरान के जो डेवलप किया गया है। नहीं तो ये आप आयत बाय आयत करते हैं, आप हर सिपारे की एक मंजर कशी करते हैं, किस तरह आप ये करते हैं चीज़ें? हाँ, इसमें जो बेसिक है कि पूरा एक चैप्टर, यानी कि एक सूरत पूरी की पूरी एक ही जगह पे उसको बनाया जाता है और उसका जो मेजर टाइटल है, टाइटल से एक्सप्लेनेशन जो सी है वो स्टार्ट होती है। एक सूरत की एक ही पेंटिंग होती है या एक ही आर्ट होता है या मल्टीपल पे मुहित हो सकता है, क्योंकि सूरतें तो बहुत तवील भी हैं। हाँ, ये तवील भी हैं, मगर हमने कोशिश की है कि उसको एक ही कैनवस के ऊपर रखा जाए। उसका साइज एंड लार्ज हो जाता है, मगर उसके अंदर वो सारी स्टोरीज जो सी हैं वो बैकग्राउंड के अंदर विद द कलर्स और स्पेशली विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन, उसको कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। तो जहाँ कुरान पाक में जहाँ कोई मैसेज 1 2 3 4 बार हो, कभी कभार रिपीट भी तो होती हैं चीज़ें या फिर उनमें एडिशन होती है, तो फिर वो मेंटेन करते हैं वो थीम या जो आर्ट या जो कलर आपने उसके साथ अटैच किया होगा वो आप मेंटेन करेंगे? नहीं, उसमें अभी कलर जो से हैं कि अभी मुख्तलिफ सूरतों में जो इंसानियत को मुखातब किया गया है, ठीक है, उसका हम देखते हैं कि उसमें, ठीक है ना, कि कलर कोड कौन सा या कलर एक्सप्रेशन कौन सा होना चाहिए, उस हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस उसके अंदर जो आती हैं। ये मीडियम क्या है सर आपका? ये मीडियम क्या है? साथ मीडियम क्या है? ये ऑयल एंड कैनवस है? हाँ, दिस इज अ कंप्लीट कैनवस विद द लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट 700 ईयर्स। और इस पे क्या ऑयल पेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, ऑयल पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ उसकी जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, उसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अभी। सही। आप अपने इससे पहले बात कर रहे थे मक्की मदनी सूरतों की, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा उसको। जी, उसमें है ना कि कुछ वो अहकामात वाली सूरतें हैं जिसके अंदर थोड़ा सख्ती का आंसर है, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो कलर कोड्स हैं या कलर एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसमें सॉफ्ट मैसेजेस हैं। सही, ज़ाहिर। यानी अगर आप जी आपके डिस्प्ले पे जिस तरह सूरह कौसर है, तो सूरह कौसर के अंदर जो रिवार्ड है, ठीक है ना, बेसिकली जब आप हौज़े कौसर से मुंसलिक करते हैं तो उसकी कलर स्कीमिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड जो है वो डिफरेंट हो जाती है। उसी में आप देखेंगे तो एक छोटा सा वर्ड जो है इन्ना शाने का होल अबतर, वो आपको रेड कलर के अंदर या रेड बैकग्राउंड के साथ नज़र आएगा। ज़बरदस्त। जी आमिर साहब, आप दुनिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट कर चुके हैं ये अपना काम? हाँ जी, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं, बट क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान के ये पूरा काम पाकिस्तान के अंदर ही हमने इसको बनाया और इसको प्रिजर्व भी हमने यहीं पे करना है। तो उसके जो है मुख्तलिफ मीडियम से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फ़िज़िकल एग्जीबिशन में भी जा चुका है
और वर्चुअल भी जो सा ना ये यूज़ होता रहता है। बेहतरीन। और कुछ थोड़ा सा शोकेस तो हमने शो पे भी कर दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और खूबसूरत काम है आपका आमिर रज़ा साहब, कैलीग्राफी आर्टिस्ट हमारे साथ। कोई एग्जीबिशन वगैरह भी होनी चाहिए ना विद इन द कंट्री, ताकि इसको ऑब्वियसली एंजॉय किया जाए। में वापस आते हैं। वेलकम बैक, क्या हाल है? अच्छा जी कुछ हमने चीनी की बात नहीं कर रहे, या वो हो गई है? काफी शहरों से हम हो आए थे। हैदराबाद रह गया था ना, मुझे लग रहा था एक शहर रह गया। चाहती हैं तो अली नईम हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चीनी की कीमतों में इजाफे के नोटिस लिए जाने के बावजूद हैदराबाद के अंदर चीनी की कीमतों में किसी किस्म की कमी वाक़ई नहीं हो सकी है। हैदराबाद में अब भी चीनी 170 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से रिटेलर्स का ये कहना है कि थोक मार्केट में उन्हें 50 किलो चीनी का जो बैग है वही 8,200 रुपये का पड़ रहा है। इस हिसाब से उन्हें फ़ी किलो कीमत जो रिटेलर को पड़ रही है वो 164 रुपये है। जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि एक आम सारिफ को चीनी 164 रुपये किलो में दस्तयाब होगी, लेकिन हैदराबाद के अंदर इस वक्त दुकानदार ही को 164 से 165 रुपये फ़ी किलो चीनी पड़ रही है और आम सारिफ तक ये जो चीनी है वो 170 रुपये किलो तक में फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लिया जा रहा है, मिस्बत इक़दाम है, लेकिन इसके समरात आम आदमी को नहीं पहुंच रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं और जो ऐलानात किए जा रहे हैं उसके समरात एक आम आदमी तक भी पहुंच सकें। जी चलिए जी, हैदराबाद को भी हमने डाल दिया, बहुत से शहरों से हमने पता किया और हालात जो हैं वो बिल्कुल वही हैं, गवर्नमेंट रेट से ऊपर ही जा रही है प्राइस ऑफ चीनी। बलूचिस्तान में आपको बताएं कि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो काफ़ी कंसर्निंग हो चुकी है, तशवीशनाक होती जा रही है। और कल नौशकी में फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि कलात में मुसल्लह अफराद ने 4 मजदूरों को कत्ल कर दिया जिनका ताल्लुक पंजाब के इलाके सादकाबाद से था। अंदाज़ा लगाइए कि कभी मजदूर कभी हज्जाम, शनाख्ती कार्ड देख के शनाख्त की बुनियाद पर इस तरह अभी भी लोग कत्ल हो रहे हैं और ये सिलसिला चल रहा था, चल रहा है। उधर क्वेटा में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कई रोज़ से धरना जारी है। पुलिस ने ख़त्म कराकर महारंग बलोच को गिरफ़्तार कर लिया है। धरने को पुलिस ने बिलाखिर ख़त्म कराया। पुलिस पे तनकीद भी हुई थी इससे पहले वाले ऑपरेशन पे, आपको पता है। उसके बाद सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने पुलिस ऑफिस को आग भी लगा दी। क्वेटा में मोबाइल फ़ोन डेटा, इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं हो सकी है। मतलब क्या सूरत हाल है? कराची से पेशावर और क्वेटा के लिए ट्रेन सर्विस भी 13 रोज से मुअत्तल है। अच्छा, इसी पे हमने बात भी करनी है क्योंकि बहुत से सवाल उठते हैं ना कि ये हो रहा है और कब तक चलेगा। सलमान अशरफ हमारे साथ हैं, सॉरी शाहिद रिंद तर्जुमान सलमान अशरफ पहले हमारे साथ हैं, चले उनसे मालूम करेंगे सूरत हाल। बहुत शुक्रिया सलमान। ये क्वेटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, सूबे में ट्रांसपोर्ट के रात में ऑपरेट करने पर पाबंदी है। जाहिर है मामला ठीक तो नहीं, लेकिन बात तो यही है, ये सब कुछ करने की क्या वजह और कब तक चलेगा ये सब? वजूहात तो बहुत सारी हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि क्वेटा शहर में मोबाइल नेटवर्क सर्विस और उसके अलावा जो इंटरनेट का डाटा सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, लेकिन जो मोबाइल सर्विस है उसे जुज़वी तौर पर बहाल रखा गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 24 घंटे तक मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद थी, लेकिन उसके बाद उसे बहाल किया गया है। इस वक्त जो डाटा सर्विस है वो बंद की गई है, रूमिंग के दौरान इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें रात को कौमी शाहराहों पर सफ़र करने से मना कर दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर इसका एलामिया जारी किया गया और हुकूमत की जानिब से उन्हें कहा गया कि वो तमाम दिन जो हैं वो मुख्तलिफ़ रूट्स पर क्वेटा से पंजाब, क्वेटा से सिंध और दीगर इलाकों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट को बहाल रखेंगे। लेकिन क्योंकि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हुकूमती रिट जो है वो बहुत सी जगहों पर चैलेंज होती हुई नज़र आ रही है, तो इस सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने तमाम ट्रांसपोर्टर्स को मना किया है कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट रात के वक्त नहीं निकालेंगे। अच्छा, हालात तो ख़राब हैं, फिर बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहरों एहतजाज के बायस भी हालात जो बन रहे हैं ये सभी के लिए ख़तरनाक हैं, तो क्या हुकूमत की जानिब से नेगोशिएशन की कोशिश की गई?
जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो बलोच यकजहती कौंसिल की जानिब से सूरत हाल हुई, उनके मुजाहरे, उनकी जानिब से कौमी इशारों की बंदिश, सूरत हाल अभी भी परेशान कुन है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में जो हैं वो रोड बंद हैं, कौमी इशारों पर ट्रैफिक की रवानी नहीं है। इनके साथ साथ बहुत से मसाइल और भी जन्म ले रहे हैं कि न सिर्फ कि हुकूमती कारोबार बंद है बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो मामलात हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसमें भी आवाम को भी, ट्रांसपोर्टर्स को भी, और जो ये तमाम सूरत हाल है, हुकूमत भी इस सूरत हाल के हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आती है। हुकूमत की जानिब से बलोच यकजहती कौंसिल के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की गई, लेकिन दो तरफ़ा जानिब से अभी भी डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत उनकी शराइत को मानने को तैयार नहीं और वो हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो परेशान कुन है। अच्छा, अब ये जो कुछ हो रहा है ऑब्वियसली उसमें हालात ख़राब से ख़राब तर ही नज़र आ रहे हैं। दीगर पाबंदियां भी अहम है, लेकिन ट्रेनों की बंदिश वाला इशू जो है ना वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सर पे बिल्कुल, तो कब से ये ऑपरेशन जो है वो बहाल होने की उम्मीद रखें? उस हवाले से भी जो रेलवे हुकाम से हमारी बात हुई है, इंतज़ामिया से बात हुई, उनका कहना है कि वो इस पर पॉलिसी ले रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर रूट की क्लियरेंस नहीं होगी, इस हवाले से कोई जामे पॉलिसी नहीं आएगी, तब तक ट्रेन सर्विस जो है मुअत्तल रहेगी। लेकिन कभी इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते के दौरान कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका, थैंक यू सुमान। बस दुआएं जब आप करें मुल्क के लिए, उन दुआओं में बलूचिस्तान को भी खुसूसी तौर पर याद रखें कि अल्लाह ताला हम आहंगी बनाए रखे हम सब सूबे के लोगों में। तमाम सूबाई जो इकाइयाँ हैं हमारा भाईचारा अगर कहीं खो गया है तो उसको बहाल करे और हम इसी तरह पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। आज ओके, खैर, एनीवे दैट्स ऑल। लेकिन पूरी टीम की तरफ से, जियो न्यूज़ की तरफ से खुसूसी तौर पर यौम पाकिस्तान और हमारी पूरी टीम की तरफ से अब्दुल्ला को हैप्पी बर्थडे। तो आज के दिन में अब्दुल्ला की हैप्पी बर्थडे भी होती है और हमने शुरू में नहीं कहा, हमने कहा जाते जाते कह देंगे, एक ही बात है। सो हैप्पी बर्थडे टू आवर स्टार को होस्ट अब्दुल्ला। थैंक यू सो मच। टुमारो, बाय।